तो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी को डिटेल में समझते हैं कि कैसे मेरा लोन सेट ऑफ होगा, कैसे मेरा इंटरेस्ट पेबल अलग तरीके से देखा जाएगा, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी मतलब कैरिंग अमाउंट लेस एनी अमाउंट दैट विल बी अवेलेबल फॉर डिडक्शन इन फ्यूचर, कि जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट है, लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, जब मैं इसे पे करूंगा तो मुझे इस अमाउंट से रिलेटेड कुछ छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, इसके बेसिस पे मेरा टैक्स बेस डिसाइड होगा। लोन पेबल है 50,000 का, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट 50,000 है, माइनस क्या कोई छूट मिलेगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी, इसका मतलब टैक्स बेस बराबर हो गया। लोन के केस में टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट सेम रहते हैं। पर हमारी बुक्स में अगर कोई इंटरेस्ट पेबल है, अब इंटरेस्ट पेबल इस वजह से हमारी बुक्स में आया क्योंकि हमने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। इनकम स्टेटमेंट में भी एक्रूड एक्सपेंस के नाम पे एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट पेबल नाम की लायबिलिटी मेरी बुक्स में आ गई है। जब मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट करता हूँ तो क्या मुझे छूट मिलेगी। इंटरेस्ट पेबल है हमारी बुक्स में 20,000। जब हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो पूरे के पूरे 20,000 की हमें छूट दे दी गई इनकम स्टेटमेंट में, हमें इस 20,000 पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो जब हमने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था तब टैक्स अथॉरिटीज़ ने हमें कोई छूट नहीं दी। इस 20,000 पे हमसे टैक्स लिया 30% के रेट पे, 6,000 का टैक्स इन्होंने हमसे पहले ही ले लिया। इसका मतलब हमारा एक डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसे अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से देखूं तो ये ऐसे देखा जाएगा कि मेरा कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी का है 20,000। टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी मैं देखूंगा कि कैरिंग अमाउंट माइनस एनी अमाउंट अवेलेबल फॉर डिडक्शन इन फ्यूचर। कैरिंग अमाउंट मेरा 20,000 है, क्या जब मैं पेमेंट करूंगा इस 20,000 की, क्या मुझे कोई छूट मिलेगी। 20,000 माइनस 20,000 की छूट मिलेगी जब मैं ये पेमेंट कर दूंगा। इसका मतलब टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी निल है। अगर टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी निल है और कैरिंग अमाउंट 20,000 है, इनका डिफरेंस आता है 20,000। इस डिफरेंस पे अगर मैं 30% का रेट लगाता हूं तो मुझे डायरेक्टली पता लग जाता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट 6,000 का क्रिएट होगा। अगर मैं प्रिंसिपल्स को याद करूं तो आपको याद होगा, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ए लायबिलिटी इज हायर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी इट गिव्स राइज टू डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर मेरा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से, उस केस में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा और डायरेक्टली मेरा 6,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो चुका है। इन फ्यूचर में जब हम पेमेंट करेंगे तब 20,000 से रिलेटेड टैक्स हमें नहीं देना होगा और ये जो डीटीए बैलेंस हमारा क्रिएटेड है उस दिन सेट ऑफ हो जाएगा, हमें फ्यूचर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से मेरा टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी काम करता है। पर इस लायबिलिटी वाले केस में भी कई बार एक ऐसा आइटम आ जाता है जो वाकई में लायबिलिटी नहीं है, पर स्थिति ऐसी है कि हमने वो अर्निंग अभी की नहीं है बट हमें एडवांस में पैसा मिल चुका है। तो दिखने में वो लायबिलिटी है पर वो लायबिलिटी हम पैसा दे के नहीं चुकाएंगे, वो लायबिलिटी हम गुड्स या सर्विसेज दे के चुकाएंगे। हमने एडवांस में पैसा ले लिया, आपने 2 लाख रुपए एडवांस में ले लिए। अब टैक्स अथॉरिटीज तो अपने प्रिंसिपल्स पे चलती हैं, उन्हें जैसे ही आपके यहां कैश दिखाई दिया वो टूट के पड़ते हैं कि 30% का टैक्स रेट है, 60,000 टैक्स दे दीजिए। हम बहुत चिल्लाए, बहुत हाथ जोड़े कि ये पैसा मैंने लिया है, अभी काम नहीं किया है, जब मैं काम करूंगा तब मैं कह सकता हूं कि ये पैसा मेरा है, अभी ये मेरा नहीं है। इसलिए मैं इसे डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड लायबिलिटी में एक बार रिकॉर्ड करूंगा कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये मुझे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके मैं जिस दिन अर्न करूंगा, जिस दिन मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, उस दिन मैं लायक हूं ये कहने के कि ये पैसा मेरा है, मैंने अर्न किया है। अभी तो सिर्फ मैंने 2 लाख का एडवांस रिसीव किया है। तो टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं कोई बात नहीं, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि हम तो सिर्फ कैश में विश्वास करते हैं, हमें तो कैश बहुत अच्छा लगता है, तो आपको 30% के रेट पे 60,000 का टैक्स हमें देना होगा। ऐसा कर सकते हो जिस दिन आप ये अर्न कर लो, जिस दिन आप ये अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, उस दिन हम आपको छूट दे देंगे, उस दिन हम आपको टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। अब एक अजीब सा सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया है कि मेरी बुक्स में लायबिलिटी वाली साइड एक बैलेंस है डेफर्ड रेवेन्यू 2 लाख का, जिसके ऊपर मैं 60,000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं। फिर एक दिन आता है कि मैं गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूं कस्टमर को और ये डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट होके सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होता है और मेरी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू 2 लाख का रिकॉर्ड होता है।
अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड हो रहा है 2 लाख का सेल्स रेवेन्यू। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स बनता है 60,000 का। तो क्या दोबारा 60,000 का टैक्स पे कर दोगे, या जो पहले 60,000 का टैक्स पे किया है टैक्स अथॉरिटी से गुजारिश करोगे कि हमने तो इससे रिलेटेड टैक्स पहले ही दे दिया है, हमसे और टैक्स ना लिया जाए, उस डीटीए बैलेंस से इसे सेट ऑफ किया जाए। पर मैं अगर प्रिंसिपल्स की बात करूं तो मुझे इसे फिर तोलना होगा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस में। कैरिंग अमाउंट है मेरी बुक्स में 2 लाख रुपए। टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी इस केस में क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था कि मैं जब लायबिलिटी पे कर रहा था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे इसकी छूट दी जाए इनकम स्टेटमेंट में। पर अब उम्मीद अलग है। उम्मीद ये है कि हाथ जोड़े कृपा करना हम पे कि आप पहले ही 60,000 का टैक्स ले चुके हो, हमसे और ना लेना। तो उम्मीद थोड़ी सी बदल गई है। उम्मीद क्या है, मेरा कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में लायबिलिटी का 2 लाख है। मेरी उम्मीद ये है कि जब मैं ये इनकम अर्न कर लूँ, जब मैं सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ 2 लाख का, उस दिन इस कैरिंग अमाउंट में से मुझे दोबारा टैक्स ना चार्ज किया जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी डेफर्ड रेवेन्यू के केस की, कैरिंग अमाउंट लेस एनी अमाउंट दैट विल नॉट बी टैक्स्ड इन फ्यूचर। मेरी उम्मीद यह है कि मेरा कैरिंग अमाउंट 2 लाख का है, इसमें से कितना अमाउंट फ्यूचर में टैक्स नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा 2 लाख नहीं टैक्स होना चाहिए, क्योंकि इस 2 लाख पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। तो कैरिंग अमाउंट अगर 2 लाख है माइनस जो अमाउंट फ्यूचर में नहीं टैक्स होगा वो कितना है, वो भी 2 लाख है, तो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी इस केस में निल हो गया। अब मैं मेरा टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी का प्रिंसिपल अगर लगाता हूं, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी 2 लाख है, ये हायर है टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से जो कि निल है। 2 लाख का डिफरेंस आता है, इसके ऊपर 30% का रेट अगर मैं लगाता हूं तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है 60,000 का। तो नॉर्मल लायबिलिटी जो कि मैंने उधार लिया है उसको पे करने में, और एक ऐसी लायबिलिटी जिसे मैं कैश में पे नहीं करूंगा पर मैं गुड्स और लायबिलिटीज प्रोवाइड करके मैं उस लायबिलिटी को सेट अप करूंगा और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, इन 2 बातों में थोड़ा फर्क है और इनके टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी को समझने में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम अपनी लायबिलिटीज पे कर रहे हैं जो हमने रियल में बोरो की है, या हम एक ऐसी लायबिलिटी को सेटअप कर रहे हैं जो हमें एडवांस में मिला है और इसके बदले में हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इन 2 बातों में फ़र्क है, थोड़ा सा गौर कर लेना, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो हम जब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।